फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हम लोगों को पार्लियामेंट यानी संसद की क्यों आवश्यकता है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। इंडिया के लोगों को इस बात पे बहुत अधिक प्राइड है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उनमें जो सिटीजन्स होते हैं उनकी जो कंसेंट का मतलब सहमति, उसका कितना बड़ा रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो सरकार के अंदर या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इनडायरेक्टली रूप से जितने भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उनमें भाग लेता है। और यही एलिमेंट ऐसा है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस्ड वे या तरीका बनाता है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से पार्लियामेंट जो है इंडिया के सभी सिटीजन्स को इस योग्य बनाती है कि वो डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के कारण से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मुख्य भाग है और हमारी जो डेमोक्रेसी है ये उसका सिंबल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को ये चीज क्यों डिसाइड करनी चाहिए। इंडिया में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। प्रीसीडिंग, इसका मतलब उससे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल का सामना किया, संघर्ष का सामना किया, जिसमें अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों ने भाग लिया था। लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आए थे वो इस स्ट्रगल के लिए और आजादी की भावना के लिए, इक्वलिटी के लिए और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए एकजुट हो गए थे। और कॉलोनियल रूल, इसका मतलब ब्रिटिश रूल जो है उसके अंदर सारे लोग डरे डरे रहते थे और उनके जो जितने भी डिसीजंस थे उन्हें वो मानने पड़ते थे, चाहे वो उससे सहमत हो या नहीं हो। और अगर वो कभी इन डिसीजंस को क्रिटिसाइज यानी आलोचना किया करते थे तो उसके लिए ग्रेव डेंजर यानी खतरनाक परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसी कारण से फ्रीडम का जो मूवमेंट है, जो आजादी का आंदोलन है, उसने सारी सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया। राष्ट्रवादी जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबके सामने ओपनली क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना शुरू कर दिया और वो अपनी डिमांड्स जो है उन्हें उठाने लगे। जैसा कि आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि लेजिस्लेचर के अंदर हमारे भी इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जो कि बजट को डिस्कस कर सके और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी पूछ सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1909 का जो एक्ट है वो अलाउ करता है कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के लिए। शुरुआत का जो लेजिस्लेचर है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम किया करता था वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि इंडिया में जो नेशनलिस्ट थे वो बार बार डिमांड कर रहे थे इस चीज के लिए और उन्हें वोट करने का और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए ब्रिटिशर्स को इस बात को मानना पड़ा और उन्हें लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन देना पड़ा। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा। लोगों को इस समय बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ी आजादी के लिए और नेशनलिस्ट जितने भी नेता थे उन सब के सामने ये विचार था कि क्या हम आजाद होने के बाद में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजादी पाने के बाद में जैसे कि हम लोग आजाद हो गए थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करने लगे। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा लोगों की नीड्स और डिमांड्स के प्रति और लोगों के जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं,
फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जिनके कारण से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसकी नींव रखी गई थी। और हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो प्रिंसिपल था, जिसका मतलब ये है जो भी व्यक्ति एडल्ट हो जाता है उसे वोट करने का अधिकार है, उनको भी पूरा करने का समय था। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। डेमोक्रेसी का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे लोगों की सहमति, लोगों की इच्छा, लोगों की अनुमति के अनुसार लोग जो हैं डेमोक्रेसी में भाग लेते हैं। ये लोगों का डिसीजन होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं और वो किस प्रकार से काम करेगी उसको भी वो डिसीजन लेते हैं। बेसिक आइडिया जो कि डेमोक्रेसी में होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए या एक सिटीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बना देने वाला होता है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन को महत्व मिलता है। और इस डेमोक्रेसी में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ में सिटीजन्स जो है उनका भी इस डेमोक्रेसी में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। इंडिविजुअल लोग जो है किस प्रकार से गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते हैं या सहमति देते हैं, एक तरीका इसको करने का है इलेक्शंस के द्वारा। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो कि पार्लियामेंट में जाते हैं, और इस प्रकार के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। और पार्लियामेंट जो होती है उसमें इसी प्रकार के सारे रिप्रेजेंटेटिव एक साथ में मिलते हैं और वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लोग अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गवर्नमेंट को बनाते हैं और इसको कंट्रोल भी करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे कि संसद कहा जाता है, वो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके दो हाउसेज हैं, फर्स्ट है राज्यसभा और सेकंड है लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स है, और उसके जो चेयरपर्सन है वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, जिसके टोटल मेंबर्स 545 है, जिसके अध्यक्ष जो है वो स्पीकर होते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है? 1947 के बाद में इंडियन पार्लियामेंट है वो एक्सप्रेस करती है कि भारत के जो लोग हैं उनका डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में पूरी तरह से विश्वास है। वो ये कहना चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को चलाने में हमारी पूरी पूरी कंसेंट यानी हमारी पूरी पूरी सहमति है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर इमेंस पावर है, अत्यधिक बहुत अधिक पावर है, क्योंकि ये जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है। इलेक्शंस जो होते हैं पार्लियामेंट के लिए वो इसी प्रकार से होते हैं जिस तरह से कि स्टेट में लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा जो है वो 5 साल से इलेक्ट होती है, और कंट्री जो है हमारी वो अलग अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है, और इनमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अपने लिए एक पर्सन जो है उसे पार्लियामेंट में भेजने के लिए चुनती है। और इस प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं। एक बार इलेक्ट होने के बाद में ये व्यक्ति जो है वो एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और इस प्रकार के एमपीज मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। और पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद में पार्लियामेंट जो है वो कई काम करती है। चलिए देखते हैं पार्लियामेंट कौन कौन से काम करती है। पहला काम है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि वो नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों आते हैं। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपीज हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वही गवर्नमेंट बना सकती है। जैसा कि 543 सीट्स हैं, और उसके साथ में 2 सीट्स एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन के लिए हैं जो कि लोकसभा में है,
तो इसलिए मेजोरिटी को प्राप्त करने के लिए कम से कम 272 मेंबर्स या उससे ज्यादा सीट्स या एमपी होने चाहिए। और अपोजिशन जो पार्लियामेंट में होता है वो भी सामने वाली पार्टियों के द्वारा बनाया जाता है। उसमें जो सामने सबसे बड़ी पार्टी होती है वो होती है, या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन लोकसभा का है वो है एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का सिलेक्शन करना। एग्जीक्यूटिव जैसा कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, वो ऐसे पर्सन्स का ग्रुप है जो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो है वो जब भी हमारे दिमाग में आता है तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो है उसका लीडर या उसका हेड होता है। और एमपी जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर अपने लिए मिनिस्टर्स चुनता है जो उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एरियाज पे काम कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। पास्ट में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर पाई हो गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी एक ही विचारधारा हो या जिनके विचार थोड़े बहुत मिलते हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, इसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है पार्लियामेंट के अंदर। राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेशन को इनिशिएट करती है, और जब भी किसी बिल को पास करना होता है राज्यसभा में, राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेशन को इनिशिएट करती है। हर एक बिल को कानून बनने से पहले राज्यसभा के अंदर से पास होना होता है। इसलिए लोकसभा के द्वारा जितने भी लॉज इनिशिएट किए जाते हैं उनको रिव्यू करने का और उनको अल्टर का मतलब बदलाव करने का जो अधिकार है वो भी राज्यसभा के पास में है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स की असेंबली से आते हैं। राज्यसभा में लगभग 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। पार्लियामेंट का जो दूसरा काम है वो है कंट्रोल, गाइड और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है तो उसमें क्वेश्चन आवर होता है। ये क्वेश्चन आवर जो है वो इसके मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एमपी जो है गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के गवर्नमेंट की जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो कमियां हैं, उनको जाना जाता है या उन पर ध्यान दिया जाता है और इसके द्वारा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी ओपिनियन को भी जाना जा सकता है। हर एक एमपी के लिए क्वेश्चन पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अपोजिशन पार्टी जो है वो भी इसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर अपोजिशन पार्टी बहुत कमजोर होती है तो एग्जीक्यूटिव जो है उस पे हावी हो सकती है। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन पे वो ध्यान देते हैं और साथ ही साथ में अगर उनमें कुछ कमियां होती है तो वो उस पर सुधार करने का प्रयास करवाते हैं। और गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि उनके द्वारा बनाए गए लॉज को वो लागू करने का प्रयास करते हैं और उसमें सभी का साथ लेने का वो प्रयास भी करते हैं। एमपीज के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे गवर्नमेंट को उनके वैल्यूएबल फीडबैक मिल जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में फाइनेंस और भी अन्य जो चीजें हैं उनको डील करने का जो अप्रूवल है वो भी वहीं से मिलता है। इस प्रकार से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म भी करती है। एमपी
जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक सेंट्रल रोल होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने के अंदर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं पार्लियामेंट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो यही है। आगे अगर चले तो आगे होता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग हैं? वो आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उसमें अधिक से अधिक लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि रूरल मेंबर्स और अर्बन मेंबर्स, और उसी के साथ साथ में ऐसे लोग भी उसमें रिप्रेजेंट होके आते हैं जो कि दलित, SC, ST और भी अलग अलग ग्रुप से संबंध रखते हैं। चलिए इस टेबल के जरिए हम लोग जानते हैं कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन ने लोकसभा इलेक्शंस में अलग अलग ईयर्स में वोट किया था। फर्स्ट हमारे लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे वो 1951 से 52 में हुए थे। इसमें 61.16% लोगों ने वोट दिया था। और अगर आगे हम बात करें तो लास्ट जो हुआ था वो 70th हुआ था 2019 में, उसमें 67.11% लोगों ने वोट दिया था। यह ऑब्जर्व किया गया है कि डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो समाज का असली आईना नहीं होते हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस जो है वो हमें अलग कर देते हैं तो कई कम्युनिटी जो है जिनका उचित रूप से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सीट्स जो है वो SCs और STs के लिए रिजर्व की गई है। और ये जो काम है MP जो इलेक्टेड होके आते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनमें किया गया है ताकि दलित और आदिवासी लोगों के जो इंटरेस्ट है वो भी पार्लियामेंट में बने रह सकें। इसी प्रकार से अब ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन होना चाहिए। इस इश्यू को अभी डिबेट किया जा रहा है। 60 इयर्स पहले की बात करें तो केवल 4% MP जो थे वो वुमेन थी, लेकिन अब अगर बात करें तो ये लगभग 11% है। लेकिन वास्तव में अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 50% महिलाएं हैं और उन्हें केवल 11% रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। इस प्रकार के जो इश्यूज हैं वो हमारे कंट्री को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें पर्याप्त रूप से सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और वास्तव में हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये समस्याएं सोल्व हो जाएंगी और महिलाओं को भी उनका पूरा अधिकार मिलेगा। इसी कारण से भारतीय लोगों का इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विश्वास बना रहता है और यही इसकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।